हाय दोस्तों, मेरा नाम अमित सक्सेना है और मैं आपको इस वीडियो में ऊप्स के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ ऊप्स, ऊप्स के कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट। ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर। ये फुल फॉर्म है ऊप्स की। ऊप्स होता क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ऊप्स एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है। ऊप्स एक मेथोलॉजी है। ऊप्स एक पैराडाइम है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। ऊप्स एक मेथोलॉजी है, एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है। उससे पहले हम जो प्रोग्रामिंग का वे यूज करते थे वो थी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या बोले फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। उस प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, जैसे हम सी लैंग्वेज में फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज करते थे। हम उसमें देखते हैं क्या करते थे कि उसमें स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को लिखते थे। हम स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम फॉलो करते थे और हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते थे। सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल प्रोग्राम तो हम इजीली क्रिएट कर लेते थे। पर जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की बात आती है तो हम उस तरीके से खुद सुटेबल नहीं थे, क्योंकि हम प्रोसीजर में जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें कहीं कहीं हमें कोड अंडरस्टैंड करना, कोड को यूज करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसकी ड्रॉबैक को दूर किया और हम एक नया कॉन्सेप्ट लाए, ऊप्स कॉन्सेप्ट, जिसके दौरान हम प्रोग्रामिंग का नया कॉन्सेप्ट सीखा, जिसकी हेल्प से हम कोड को ऑर्गेनाइज, उसको मैनेज और क्रिएट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। देखते हैं, ऊप्स प्रोवाइड अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। ऊप्स प्रोग्राम को एक क्लियर स्ट्रक्चर देती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले नेम स्पेस आता है, नेम स्पेस के बाद क्लास आती है, क्लास के बाद मेथड आता है। ये एक तरीका है। अब आप पूछेंगे नेम स्पेस क्या होता है, क्लास क्या होती है, मेथड क्या होता है, ये आपको आगे बताऊंगा मैं। चलिए आगे देखते हैं। Would make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. Would इसका मीनिंग समझते हैं। Would make it possible to create a full reusable application. Would के थ्रू हम एप्लीकेशन को में कोड को रीयूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी जो हमने बनाई है उसी को हम दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरी एप्लीकेशन में उसी को रीयूज कर सकते हैं। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट टाइम बचता है, हमारी कोड की जो लेंथ होती है वो भी शॉर्ट होती है। आगे देखते हैं, नीड्स ऑफ ऊप्स। नीड्स ऑफ ऊप्स का मीनिंग है, देखते हैं ऊप्स की जरूरत क्या पड़ी। हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे आए, क्यों आए, क्या रीजन था, देखेंगे ध्यान से। रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंडेबल, मेंटेनेबल, ये तीन फीचर्स मैंने आपको बताए हैं। इसकी वजह से हम ऊप्स पे प्रोसीजरल से या फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग से ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे आए। पहले बात करते हैं रीयूजेबिलिटी क्या होती है। पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या होती है। इन फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, वंस यू क्रिएटेड एंड यू हैव टू यूज सेम फंक्शनलिटी इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, देन यू विल हैव टू रिक्रिएट, बट ऊप्स आर रीयूजेबल। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर में कोई फंक्शनलिटी यूज करते हैं, और जब आप दूसरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसी फंक्शनलिटी को यूज करना चाहते हैं जो पहले में बनाई थी, तो हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, हम उसको रीयूज कर लेते हैं। पर हमारी जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जो हमारी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसमें हमें किसी एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते थे, हमें दोबारा ही रिक्रिएट करना पड़ता। पर ऊप्स कहता है रीयूजेबल था। हम एक बार किसी सॉफ्टवेयर में या प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन में कोई फंक्शनलिटी बनाएं और दूसरे में उसे हम यूज कर सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वहां पे कॉल कर सकते हैं। इस तरह हम यूज करते हैं। जैसा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट्स आते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। आप पढ़ेंगे इनको तो देखेंगे कि सभी में, ये हमने पढ़ी होगी तो हम देखा होगा, सभी में कुछ फंक्शनलिटी कॉमन होती है। जो फंक्शनलिटी एमएस वर्ड में, वही फंक्शनलिटी एमएस पावर पॉइंट में, एमएस एक्सेल में। तो आपको क्या लगता है, क्या सारी फंक्शनलिटी हमने अलग अलग लिखी है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमने फंक्शनैलिटी को एक ही बार लिखा है जिसको अलग अलग रीयूज किया है। उसी फंक्शनैलिटी को हमने एक्सेल में यूज किया, उसी फंक्शनैलिटी को हमने वर्ड को यूज किया, उसी फंक्शनैलिटी को हमने पावर पॉइंट को एक बार किसी सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी बना दी और उसको यूज किया। ये हमारा था रीयूजेबिलिटी। चलिए, दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एक्सटेंडेबल। एक्सटेंडेबल का मीनिंग क्या होता है? सपोज वी हैव क्रिएटेड सॉफ्टवेयर विद 3 फंक्शनैलिटी and in future we realize we have to add 2 functionality, then there is no need to develop software again. We can add functionality in software and utilize it. समझते हैं इस चीज को? बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेबल। देखिए, इसका मतलब है सपोज हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसमें हमने 3 फंक्शनैलिटी बनाई और इन फ्यूचर में हमें ये रियलाइज हुआ कि उसमें 3 फंक्शनैलिटी की जगह 5 फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। कोई 2 फंक्शनैलिटी और ऐड करना चाहते हैं, तो हमें जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर बनाया उसको दोबारा रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम उसी सॉफ्टवेयर में 2 फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं और अपना वही काम चला सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेबल हो गया। मेंटेनेबल, इजी टू मेंटेन ए फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आपको मेंटेन करना है, कोड को मेंटेन करना, प्रोग्राम्स को मेंटेन करना, तो इजी है। तो देखते हैं कैसे। वी हैव टू ऐड एनी फंक्शनलिटी और रिमूव एनी फंक्शनलिटी द इजी टू चेंज oops बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड। जैसे मैंने आपको पता, oops एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, उसमें हम इस तरह मेंटेन करते हैं कि कोई फंक्शनलिटी अगर फ्यूचर में ऐड कर रही है या हटानी है तो हम इजीली हटा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोड पे फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं oops के कॉन्सेप्ट के बारे में। oops की कॉन्सेप्ट, सॉरी, oops के कंपोनेंट्स के बारे में। oops के कंपोनेंट्स मैंने ली हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड और फंक्शन, कीवर्ड, सिंटैक्स। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगा कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। मेरे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, ये क्या होते हैं, किस तरह का यूज होता है, किससे ये दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट होते हैं, क्या फंक्शनलिटी होती है। पर इस वीडियो में आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। अब आप पूछेंगे ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मीनिंग होता है मैप। ब्लूप्रिंट का मीनिंग होता है मैप या डिजाइन। क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट की डिजाइन है। वो कैसे? देखिए, जैसे मुझे अपना मकान बनाना है, तो जब मैं अपने मकान बनाने की स्टार्टिंग करूंगा तो एक इमेज होगी मेरे मकान में कि मकान मुझे कैसा बनाना है। वो कॉपी पेन से उस मकान का नक्शा बनाऊंगा, मैप करूंगा, एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा कि मकान ऐसा होना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, इतनी इसकी मॉन्डिंग होनी चाहिए, इतनी फ्लोर का मकान होना चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स कितने होने चाहिए। तो पहले एक कागज पे नक्शा बनाऊंगा। जो मैंने नक्शा बनाया है ना, वो मेरी क्लास है। वो क्या है? मेरी क्लास है। उस नक्शे की हेल्प से जो मैं रियल में मकान बनाऊंगा वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे गॉड ने हम ह्यूमंस को बनाया है, तो गॉड ने ह्यूमंस बनाए। आपको समझ में आ रहा है? गॉड ने ह्यूमंस बनाए ना, तो गॉड ने हम सब ह्यूमंस बनाया। तो एक मुझे बनाया, मेरा नाम अमित है, कोई दूसरा बनाया उसका नाम अमन है, कोई तीसरा बनाया उसका नाम सलमान है। तो हम सब ह्यूमंस बनाए हैं। मतलब गॉड ने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया ना, कागज पे एक ब्लूप्रिंट की ह्यूमन ऐसा होना चाहिए, उसकी 2 आंखें होना चाहिए, 2 पैर होना चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, एक सेट होना चाहिए। तो सभी का ऑब्जेक्ट सेम बने। हम एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि एक क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पर सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या मैं दूसरे की कुछ ना कुछ फीचर मुझसे डिफरेंट होंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, जो एक क्लास के होते हैं। ठीक है। पर वो सारी जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे गॉड ने ह्यूमन बनाया, ह्यूमन से मैन बनाया, वुमन बनाया, उनके फीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट कर दिया, पर ऑब्जेक्ट क्या है? एक ही नक्शे की है। बात आपको समझ में आ रही? चलिए आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉपी होती है। इंस्टेंस का मतलब कॉपी। ऑब्जेक्ट क्लास की कॉपी होती है। जैसा मैं नक्शा बनाया है वैसे ही मैंने रियल टाइम उसमें बनाया है। जैसे मुझे मान लीजिए BMW कार बनानी है, तो BMW कार बनाऊंगा तो पहले नक्शा बनाऊंगा, फिर उसके बाद रियल में बनाऊंगा। तो मैं नक्शा बनाया वो क्या है? क्लास है। और जो मैंने रियल में बनाई है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो मैं BMW उसके नक्शे को देख के बनाई है। मैं BMW 100 बना सकता हूँ। 100 क्या होंगे? उस क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। और 100 क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। हर ऑब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है। डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कैसे डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं आगे।
हम देखिए आगे पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। मेथड क्या होता है? फंक्शन और मेथड में मैं आपको बताऊं, वैसे तो जनरली हम सेम ही कहते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेथड वो होते हैं जो सी शार्प ने हमें इनबिल्ट दिए हैं यूज करने के लिए, हमें अपने पास से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं। जैसे राइट लाइन है एक मेथड है, उसका यूज होता है कंसोल पे प्रिंट करने के लिए, हमें लिखने की सिर्फ हमें कॉल करने की जरूरत है, उसकी फंक्शनलिटी अपने यहाँ आती है। पर यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम बनाते हैं कि हमें कुछ करवाना है तो हमने पास से बनाते हैं। तो ये चीज है, फंक्शन जो होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, मेथड वो होते हैं इनबिल्ट सी शार्प में दिए होते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको एक जगह ग्रुप कर देते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कीवर्ड, कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड और प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड वो होते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज ने अपने कुछ वर्ड्स को पहले से प्री डिफाइन कर रखा है, रिजर्व कर रखा है कि उसका मीनिंग सेम होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में डी फॉर क्या होता है? डंकी होता है। डी फॉर क्या होता है? डॉग होता है। डी ई फॉर क्या होता है? एलिफेंट होता है। ए फॉर क्या होता है? एप्पल होता है। ए फॉर एप्पल का मतलब सेब होता है। तो सेब, सेब और नहीं हो सकते, ए फॉर एप्पल का मतलब ही सेब होगा। हम ये नहीं है बॉय को हम सेव कर देंगे या बॉय को डंकी कह देंगे, ऐसा नहीं है। बॉय का मीनिंग सेपरेट है, डंकी का मीनिंग सेपरेट है, एप्पल का मीनिंग सेपरेट है, सबका अलग अलग मीनिंग है। तो वो वर्ड रिजर्व हो गए। इस लैंग्वेज ने अपने वर्ड्स दिए, एप्पल हो गया, आंट हो गया, बॉय हो गया, डोंकी हो गया, कजन हो गया। ये वर्ड का अपना मीनिंग है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका यूज जिस मीनिंग को जहां यूज करना वहीं यूज कर सकते हैं, कहीं और यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व है। चलिए डिटेल में आपको तब बताऊंगा या मुझसे आगे पढ़ेंगे वीडियोस में। लास्ट में देखते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज की हम जो ग्रामर लिखते हैं उसे बोलते हैं सिंटेक्स। जैसे सी शार्प की बात मैं करूं तो सी शार्प की ये है कि जब भी मैं किसी लाइन को स्टॉप करता हूं तो मैं कर लगाऊंगा सेमी कॉलन। अगर किसी स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, इसका मतलब बोला वहीं पे स्टॉप होगी, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ये सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है, ग्रामर है, हम यूज करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश की ग्रामर अपनी कैसे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, ईट क्या है? वर्ब है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको बात समझ आ रही है? वैसे ही इसका अपना सिंटेक्स होता है सी शार्प का, कि हम कैसे लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे के वीडियोस में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा ऊप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपको ऊप्स के फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।